हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंपनी अकाउंट में डिबेंचर। शेयर कैपिटल के बाद यही एक इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया है तो डिबेंचर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ये जो चैप्टर है इसका मैं एक पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दिया था, साथ ही साथ डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर को किस तरह से कंपनी इशू करती है, ये सभी उसमें हमने पढ़ लिया था। डिबेंचर इशू होते हैं क्यों? क्योंकि कंपनी को चाहिए होता है पैसा और वो लेती है लोन के रूप में पब्लिक से पैसा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कैश के अलावा भी उसे नीड होती है किसकी? अदर एसेट्स की। ठीक है, अदर एसेट्स की। तो ये जो आज का टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। जैसा कि हमने पहले पार्ट में समझा था कि डिबेंचर क्या होते हैं। डिबेंचर कंपनी को जब पैसों की नीड होती है, वो ऑलरेडी शेयर्स इशू कर चुकी होती है, लेकिन उसे जब और पैसों की नीड होती है तो वो क्या करती है? पब्लिक से डायरेक्ट लोन लेती है। ये जो लोन होता है वो कंपनी को इसलिए देती है पब्लिक क्योंकि उसे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है कंपनी। ये इसके बदले कंपनी एक लेटर इशू करती है। उस लेटर में सारी चीजें लिखी होती हैं कि कब वो लोन वापस देगी, कितना इंटरेस्ट पेड करेगी। तो इसे क्या कहा जाता है? डिबेंचर कहा जाता है। और वो लेटर जिसके पास होता है उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। अब जब उसके पास कैश आ जाता है या पैसा आ जाता है पब्लिक से, तो उसको कईयों बार बाद में किसकी नीड हो जाती है? किसी एसेट्स की नीड हो जाती है या कोई बिजनेस वो परचेज करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में वो सामने वाले को कैश ना देकर जो डिबेंचर का उसके पास लेटर है या डिबेंचर है वो किसे दे देती है? सामने वाले को दे देती है। तो इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। सेम वैसा ही होता है जैसा इश्यू ऑफ शेयर होता है, जिसमें हमने कंसीडरेशन अदर देन कैश पढ़ा था। इसमें भी वही है, बस शेयर की जगह डिबेंचर आता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश मीन्स दैट द कंपनी हैज नॉट रिसीव अमाउंट अगेंस्ट अ डिबेंचर इशूड, इट रिसीव द कंसीडरेशन और अ सर्विस। देखो इसमें क्या होता है ना, कंपनी क्या करती है? कैश के रूप में पेमेंट नहीं करती, डिबेंचर के रूप में पेमेंट कर देती है। यदि वो कोई सर्विस लेती है या कोई बिजनेस परचेज करती है तो उसमें वो कैश नहीं देती, क्या देती है? डिबेंचर। टू प्रमोटर्स टू कंपनी रेंडरिंग सर्विस फॉर द इनकॉर्पोरेशन कंपनी एंड इनकरिंग एक्सपेंसेस। देखो कंपनी को स्टैब्लिश करने में बहुत सारा काम करना होता है, जिससे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब ये काम कंपनी के कुछ लोग कहते हैं कि हम कर देंगे। अब ये जो लोग होते हैं उसके बदले क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। तो उनको कमीशन में कैश देने की जगह हम या तो शेयर भी इशू कर सकते हैं या उन्हें डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। टू अंडरराइटर्स ये वो लोग होते हैं जब वो डिबेंचर के लिए या शेयर के लिए मांगते हैं पब्लिक से पैसा। और पब्लिक यदि, क्योंकि देखिए आपको ये पता ही होगा कि शेयर कैपिटल में 90% एप्लीकेशन आना चाहिए और डिबेंचर में 75% एप्लीकेशन आना चाहिए। यदि 75% से कम एप्लीकेशन आती है तो ये चीज़ नहीं की जा सकती। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है? 70% एप्लीकेशन आती है। अब 5% के लिए अंडरराइटर्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा दूंगा, तुम्हारे डिबेंचर्स मैं खरीद लूंगा। तो उनको कमीशन देना पड़ता है, जिन्हें अंडरराइटर्स कमीशन कहते हैं। टू वेंडर ऑफ एसेट्स अगेंस्ट परचेज, यदि हम कोई परचेज करते हैं, कोई बिजनेस को परचेज करते हैं, कोई सर्विस को परचेज करते हैं, तो उस वेंडर को पेमेंट करने के लिए या फोर्थ पॉइंट में कोई बिजनेस को परचेज करने के लिए। तो ये होते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर कैश के अलावा। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो। अब यहाँ पर सेम वैसी ही जनरल एंट्री होगी जैसे हमने शेयर में देखी थी। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2% जितना है डिबेंचर अकाउंट। यदि हम अंडरराइटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम वैसे ही एंट्री होगी। इसके बाद आ जाएगा यदि हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और यदि हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। यदि जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं उस दोनों की वैल्यू या तो इक्वल हो या मोर देन नेट एसेट्स हो या लेस देन नेट एसेट्स हो। जब इक्वल होगी तो क्या होगी एंट्री? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। यदि मोर देन होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे? गुडविल आ जाएगा बैलेंस में, क्योंकि ऊपर लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर्स। और यहाँ पर यदि ये यहाँ पर कमी आएगी तो उसे क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। इन दोनों में से एक ही एंट्री बनेगी।
ठीक है, या ये बनेगी, मतलब तीनों में से एक ही एंट्री बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि वैल्यू इक्वल है तो ये एंट्री करना है, यदि मोर देन है तो ये करना है, और यदि लेस देन है तो ये करना है। क्लियर। यहाँ पर कईयों बार जो डिबेंचर है उसका दिया नहीं होता कि कितने नंबर के डिबेंचर इशू किए गए हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूज प्राइस ऑफ डिबेंचर, जैसा हम कैपिटल शेयर कैपिटल में लगाते थे। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को यदि हम करेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस तरह से एंट्री की जाती है। तो देखो, जूम लिमिटेड इशूड 2000 10% डिबेंचर 100 ईच एज फुली पेड अप ऑफ प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस to incorporate the company for reimbursement of expenses is also to issue fully paid 1000 10% डिबेंचर 100 each to underwriters, और यहाँ पर जर्नलाइज करना है। तो देखो पहली जो होगी वो प्रमोटर्स को पेमेंट करने की होगी और सेकंड वाली होगी अंडरराइटर्स को। तो चलिए करिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, कितना अमाउंट पेड कर रहे हैं यहां पर देखो 2000 इंटू 100 मतलब 2 लाख। क्लियर। इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितने लिखे हैं 10% डिबेंचर, तो ये कितना आया 2 लाख। ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, देख लिया आपने। अब इसके बाद क्या होगी अंडरराइटर की, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, क्लियर। कितना अमाउंट है देखो, इसका जो अमाउंट है 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख, इसका भी 1 लाख। फिर इसके एक सेकंड एंट्री होगी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, ये तो बहुत ही सिंपल है, टू कितना परसेंट है 10% डिबेंचर अकाउंट। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखो, इन दोनों को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, इन दोनों को हमको ट्रांसफर करना है किसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको यहाँ पर इसके बाद एक और एंट्री करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन कमीशन अकाउंट एंड अंडरराइटर कमीशन अकाउंट। क्लियर। अमाउंट कितना है, इसका 2 लाख है, इसका 1 लाख है, तो टोटल 3 लाख। तो इस तरह से ये एंट्री होगी, बहुत ही सिंपल है। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विमल लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 5 लाख, took over liabilities 1 lakh of Kapil Limited for purchase consideration 4,50,000. Vimal Limited paid 1/3 of the amount by check and balance was settled by issuing 11% debenture and 100 each एट अ प्रीमियम। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बिजनेस को परचेज करने की बात की गई है, उसकी एसेट्स थी 5 लाख की और लाइबिलिटी थी 1 लाख की, ठीक है ना, और जो परचेज कंसिडरेशन था 4,50,000 का था। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, अभी हमें पता नहीं है कि गुडविल आएगी कि कैपिटल आएगा, टू वेंडर, वेंडर कौन है विमल लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। एसेट्स कितनी है, एसेट्स है 5 लाख, लाइबिलिटी है 1 लाख, वो ये है 4,50,000 मतलब 5,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट, कितने से 50,000 से। ये आपको करने के बाद पता चलेगा कि क्या आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000। अब क्या करा इन्होंने, विमल लिमिटेड पेड 1/3 अमाउंट बाय चेक, अब इन्होंने 1/3 अमाउंट चेक से पेड कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी, क्या बनेगी नेक्स्ट एंट्री, कपिल लिमिटेड, किसको से इन्होंने बेचा है, कपिल लिमिटेड को। तो बच्चों यहाँ पर विमल नहीं कपिल आएगा, कपिल, कपिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1/3 पेमेंट बैंक से किया है, तो आप निकालिए 4,50,000 का 1/3,
1,50,000, 1,50,000। और नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट लिखा है बैलेंस वॉज सेटल बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम। प्रीमियम के साथ क्या किया है? सेटलमेंट किया है, बाकी पेमेंट करने के लिए डिबेंचर दिए हैं और प्रीमियम दिया है। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी उसे ध्यान रखना, कपिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसे पेमेंट किया है। टू कितना परसेंट डिबेंचर है? 11% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो कि नंबर ऑफ इशू डिबेंचर नहीं दिया है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। 1,50,000 तो बैंक के थ्रू पेमेंट हो चुका है, बचा कितना? 3 लाख। 3 लाख का 120, 100 डिबेंचर का प्राइस है और 20 क्या है? उसका प्रीमियम है। तो आप करिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पर 2500 डिबेंचर इशू किए गए हैं जब आपने एसेट्स को परचेज किया है। तो यहाँ पर आपको करना है 2500 इंटू कितने का प्राइस है? 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 20। तो करो 2,50,000 तो यहाँ आ गया, और 2500 इंटू 20 तो यहाँ आ गया 50,000। तो यहाँ पर देखो अपने आप 3 लाख आ गया ना। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन होगा। मैंने आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर नहीं दिए होते हैं तो हमें कैसे निकालना होता है। देखो अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 18 लाख एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज 2 लाख फॉर जेनिथ लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन 15 lakh. Neon Limited paid amount by accepting bill of exchange 3 lakh and balance was settled by issuing 10% debenture 100 each at premium 20%. Pass necessary general entry. तो ध्यान से देखो, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू किसको बेचा है? जेनिथ को, जेनिथ लिमिटेड। अब देखो एसेट्स कितनी है? एसेट्स हैं 18 लाख, लाइबिलिटी है 2 लाख, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख। तो अब देखो 15, 16, 17, 1 लाख किस में आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। दोनों में से एक ही होगा, मैंने बताया था ना। 1 लाख किस में आ गया? कैपिटल रिजर्व में। अब क्या हुआ? जो यहाँ पर जो 3 लाख थे उसके लिए क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? नेक्स्ट एंट्री में जेनिथ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, मतलब बाद में देने को बोला गया उसको। कितना? 3 लाख। अब बचा कितना? 15 लाख का था, 3 लाख तो उसने बाद में पेमेंट करने के लिए बिल दे दिया। तो बचा कितना बच्चों? 12 लाख। तो 12 लाख के लिए अब हम क्या करेंगे? इन्होंने क्या क्या? प्रीमियम पर, यहाँ पर भी प्रीमियम पर किया। तो आप क्या करोगे? जेनिथ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है? 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पर भी हमको पता नहीं है कि कितने इशू हुए हैं डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर कितने इशू हुए हैं? 100 का और 20 वो है। तो 12 लाख का 120, मतलब कितने डिबेंचर इन्होंने इशू किए थे? 10,000, 10,000, ठीक है। तो 10,000 का 100 एंड 10,000 का 20। तो करिए यहां पर ठीक है ना। कितना आ रहा है? कितने जीरो आ गए? 10 लाख है। एक जीरो ज़्यादा लग गया, ठीक है। 10 लाख है और ये 2 लाख है, तो यहाँ पर आ गए 12 लाख। क्लियर? इस तरह से हमने आज इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको यदि
कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई एसेट्स खरीदते हैं तो अब आप पैसा नहीं दे रहे हैं। पहले आप शेयर दे रहे थे, अब आप डिबेंचर दे रहे हो, क्योंकि आपके पास जो डिबेंचर है वो एक तरह से पैसा ही है ना। आपके पास जो डिबेंचर, आपने जो लेटर इशू किया है जिससे आपको मतलब एसेट्स जो आपको बेच रहा है उसको पता है कि इनको पब्लिक से पैसा मिला है, तो इनके पास पैसा है, तो वो डिबेंचर दे रहा है, वो बता रहा है कि देखो ये मेरे पास डिबेंचर है, मुझे पब्लिक ने पैसा दिया है, मुझे उसे 5 साल बाद लौटाना है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा है तो तुम अपनी एसेट्स मुझे बेच दो, अभी मेरे पास कैश नहीं है, ये डिबेंचर रख लो। तो वही चीज़ इसमें बताई हुई है, शेयर की जगह डिबेंचर देते हैं। तो आज इस वीडियो में पार्ट 2 खत्म हो गया, एक लास्ट पार्ट बचा है कोलेटरल सिक्योरिटी वाला जो इसमें नया है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।